तकदीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर, बस मेहनत कर। एक दिन, एक दिन जिंदगी भी बदलेगी, एक दिन जिंदगी भी बदलेगी। हाँ बच्चों, जरूर बदलेगी, केवल मेहनत करते रहना। जब मेहनत करते रहेंगे, एक दिन जिंदगी खुद कहेगी कि आई एम चेंज, मैं चेंज हो चुकी हूं, मैं बदल चुकी हूं। हिम्मत रखिए, हिम्मत सबसे बड़ी, सबसे बड़ा मित्र है। मत तोड़िए अपनी हिम्मत बनाए रखिए। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GRP एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है, वेलकम है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, सबका स्वागत है। GRP एजुकेशन आपका दिल खोल के स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में केवल हम प्रश्नावली 5 जो है उसका केवल बेसिक पढ़ने जा रहा हूं, और ऐसे ही मैं बता रहा हूं कि भाई आज किसी कारण से वीडियो नहीं बन पा रहा था, और ऐसे में सोचा कि मैं एक छोटा सा बेसिक डाल देता हूं, और टाइम कम है, थोड़ा सा डाल रहा हूं। बहुत जरूरी है, जो प्रश्नावली जो हम उसके जब क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत ही ये जरूरी होगा, और हमारा सहयोग है, हमें सहयोग बहुत मिलेगा जब हम उन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करेंगे। और ये प्रश्नावली रीजनिंग टाइप की प्रश्नावली है, जो हमें रीजनिंग जब पढ़ते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आती है। आप सब ध्यान करके केवल वीडियो को देखें। आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल बेसिक कर रहे हैं, नॉर्मल। और बस हम केवल अनुक्रम, श्रेणी और उसके बाद श्रेणी का एक पार्ट समांतर श्रेणी के बारे में हम बेसिक नॉलेज लेने वाले हैं। बेसिक नॉलेज जो हमें इस प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले जरूरी है, अर्थात क्वेश्चन जब सरल करेंगे अपन, तो ये जो बेसिक है ये हमें बहुत ज़्यादा सहारा देगा, बहुत काम आएगा। देखिए, इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली का नाम तो वैसे समांतर श्रेणी है। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इनसे थोड़ा सा बैक लेके चलूंगा पीछे, कि ये जो समांतर श्रेणी है वो कैसी बनी है। देखिए, एक शब्द आता है अनुक्रम, अनुक्रम। अब ये अनुक्रम क्या होता है, ध्यान देखो। अनुक्रम कुछ नहीं, अनुक्रम का केवल मतलब इतना सा समझे कि कुछ भी जो आंकड़े लिखे हैं, कैसे लिखे हैं वो एक अलग बात है। देखिए, अगर कुछ भी आंकड़े ऐसे करके कुछ भी लिखा है तो ये क्या है? एक अनुक्रम है। ये क्या है? एक अनुक्रम। अगर इस अनुक्रम में पदों की संख्या, जो ये आंकड़े हैं, वो क्या है? ज्यादा है, असीमित है, तो वो अनुक्रम भी क्या कहलाएगा? अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि इस अनुक्रम में पदों की संख्या सीमित है, कम है, जिनको काउंट किया जा सकता है, तो वो अनुक्रम है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा परिमित अनुक्रम कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए, अगर किसी भी प्रकार के आंकड़े हैं, जो संख्याएं हैं, अगर वो इस रूप में लिखा है तो वो क्या है? अनुक्रम है। और इसमें अगर पदों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो, तो वो क्या है? अपरिमित। वो क्या है? अपरिमित अनुक्रम है। और यदि इसमें पदों की संख्या कम है तो वो क्या कहलाएगी? परिमित अनुक्रम कहलाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यदि इसी अनुक्रम को इस रूप में लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए, योग रूप में लिख दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? ये श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्रेणी। मैं लिख के कम बता रहा हूं, ध्यान दें, मेरे शब्दों पे ध्यान दें। ये श्रेणी कहलाएगा। समझ में आ रही बात? ये अगर सीधे सीधे इस रूप में लिखा है तो वो अनुक्रम है। ठीक है, जो भी आंकड़े लिख रखे हैं। लेकिन अगर हम उन पदों को, उन आंकड़ों को इस रूप में, योग रूप में लिख दें, तो वो क्या कहलाएगा? बताइएगा। वो कहलाएगा श्रेणी। अब ये कई प्रकार की होती है, जैसे समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी है,
तो ये है विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन हमारे जो 10वीं कक्षा में जो सिलेबस लगता है, इस सिलेबस में केवल क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब इसमें क्या होगा, इसमें केवल समांतर श्रेणी कैसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। देखिए जिन अनुक्रम के, यानी देखो पहले तो ये अनुक्रम है, उसके बाद ये श्रेणी है, इस टाइप में क्या होती है, श्रेणी होती है। जिस अनुक्रम, अब आपको मैं ये पहले बता दूं कि जितनी भी समांतर श्रेणी है, जितने भी श्रेणी हैं, ये सब श्रेणी क्या होते, अनुक्रम होते हैं, लेकिन प्रत्येक अनुक्रम समांतर श्रेणी या किसी प्रकार की कोई श्रेणी हो ये कोई जरूरी नहीं है। ध्यान करना, क्या बोला मैंने कि प्रत्येक श्रेणी है, चाहे वो समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, कुछ भी श्रेणी है, वो उस श्रेणी को हम अनुक्रम तो कह ही सकते हैं, लेकिन जो अनुक्रम है प्रत्येक अनुक्रम को हम श्रेणी नहीं कह सकते। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अब देखो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी जिस श्रेणी के पदों का अंतर क्या हो, समान हो, और वो भी कौन से पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर अगर समान है तो वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। समझ में आ रही है बात। जैसे यहां अपन या इतना ही ध्यान करो, जैसे कि 2 नंबर पद लिया, उसमें से हम 1 नंबर पद घटा देंगे तो जितना भी यहां अंतर आए वो किसके बराबर आए, कोई 2 क्रमागत पद ले ले। जैसे कि मैं यहाँ 10 ले लिया तो 10 में से मैं क्या घटा दूंगा, 10 नंबर पद में से हम 9 नंबर पद घटा दूंगा। अगर ये दोनों का अंतर सेम आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, समांतर श्रेणी। अर्थात जिस श्रेणी के प्रत्येक पदों का अंतर क्या हो, समान हो, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लिख के कम बता रहा हूं, ध्यान करना। अब देखिए समांतर श्रेणी की क्या क्या विशेषता होती है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान करें। समांतर श्रेणी की यहां से एक छोटा क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है, जो एबीसीडी टाइप इस आजकल जो परीक्षा का पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के हिसाब से एबीसीडी का क्वेश्चन निकलता है, वो मैं बता रहा हूं। ध्यान करें कि ये रीजनिंग टाइप की प्रश्नावली है, रीजनिंग में लगती है ये प्रश्नावली, इसलिए आपके दोनों सब्जेक्ट यहाँ क्लियर होने वाले हैं। अर्थात ये वीडियो है सबके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मैं केवल यहाँ आज के वीडियो में केवल बेसिक बताने वाला हूँ, सवाल हम कल के वीडियो में करने वाले हैं। ध्यान करना, समांतर श्रेणी के में अगर समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में हम कोई अचर राशि जोड़ दें, प्रत्येक पद में सेम अचर राशि अगर जोड़ दें तो जो नई श्रेणी प्राप्त होगी वो भी कैसी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में से कुछ घटा भी दे, और कुछ मतलब प्रत्येक पद में से सेम राशि घटनी चाहिए, प्रत्येक पद में से हम सेम राशि घटा दें, तब भी जो नई श्रेणी बनने वाली है वो नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी ही होगी। 2 नंबर बात क्लियर। तीसरी बात यह है कि अगर समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी अशून्य राशि से, अशून्य राशि मतलब समझ रहे हो, शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, अशून्य राशि से गुणा किया जाता है तो बनने वाली नई समांतर श्रेणी नई जो श्रेणी होगी वो भी समांतर श्रेणी ही होती है। 3 नंबर बात। 4 नंबर बात यह है कि अगर किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में हम अशून्य संख्या का मतलब है शून्य नहीं होना चाहिए, अगर भाग दें तो बनने वाली नई श्रेणी भी क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी ही कहलाएगी। तो शॉर्ट में अगर बात करें कि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में अगर कुछ अचर राशि जोड़ दी जाए या घटा दी जाए या अशून्य संख्या से गुणा या भाग कर दिया जाए तो बनने वाली श्रेणी क्या कहलाती है, एक समांतर श्रेणी ही कहलाती है। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक श्रेणी, जैसे ये प्रश्न लिख दिया आपके 2 नंबर 4 नंबर 6 8, ये श्रेणी है कोई, ये समांतर श्रेणी है, ये एपीए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये कोई श्रेणी है।
और कह देंगे कि इस श्रेणी के प्रत्येक पद में दो जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, दो जोड़ने पर बनने वाली नई श्रेणी का सर्वांतर बताइए, या बनने वाली श्रेणी किस प्रकार की श्रेणी है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या श्रेणी नहीं है, कुछ भी ऑप्शन बना देगा। ठीक रहे, आ रही बात समझ में? तो यहां से छोटा प्रश्न बन सकता है, इसलिए चारों ये जो बात मैंने बताई है, चार बातें वो याद रखनी है। ठीक है, समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है ना, उसको हम ए से लिखते हैं, A1 से लिखते हैं, और समांतर श्रेणी में जितने भी पद होते हैं उन पदों की संख्या को MN से लिखते हैं। आ रही बात समझ में? और समांतर श्रेणी के जितने भी पद हैं उन पदों के अंतर को हम D से नोट करते हैं, D से लिखा जाता है। ठीक है, अंतर। अब ध्यान करो, इनको याद रखने का तरीका आसान सा है, AND, एंड में से क्या होता है, और होता है। ठीक है, ये और है, यानी ये और है। ये शब्द बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण में ABC लिखना सीखा, द्विघात समीकरण में भी ABC बहुत काम आया था, उसी प्रकार से AND यहाँ बहुत काम आने वाला है। आ रही बात समझ में? अब देखो ये समांतर श्रेणी, अब इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद हमें पूछा जा सकता है कि इस समांतर श्रेणी का 10वां पद बताइए, 11वां पद बताइए या 12वां पद बताइए। ठीक है, तो देखिए इसका एक व्यापक जो पद है, व्यापक मान निकालने का वो सूत्र होता है A+N-1 गुणा D होता है, ये सूत्र होता है। अब देखो ये nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, क्या है ये, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। nवां का मतलब ये है कि जो पद हमें अज्ञात है, जो पद हमें अज्ञात है वो पद ज्ञात करने का सूत्र है। जैसे कि 10वां कह दिया, 10वां पद बताइए, तो हमें n का मान 10 यूज करना है। अगर कोई कह दे 15वां ज्ञात कीजिए इसी श्रेणी का मान लो, तो यहाँ n का मान हमें 15 यूज करना है। समझ में आ रही है बात? यानी ये अज्ञात पद का मान होता है। वैसे इसे बोला जाता है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या उतनी मान ले जितना कि कौन सा पद हमें पूछा है वही पदों की संख्या है। ठीक है, अज्ञात पद है। अब देखो यहां से ये सूत्र हो गया व्यापक रूप का, लेकिन हम इनको छोटे में ऐसे याद कर सकते हैं, A+A कम D, A1 मतलब पहला पद, पहला पद प्लस A कम D। कैसे? जैसे कि मान लो 10वां पद पूछा जाए आपको, तो मान तो 10 हो गया ना, ये पहला पद है प्लस यहाँ 10 -1 गुणा D। तो यहाँ देखो 10वां पद हम याद कर रहे हैं, तो पहले पद में हम 1 कम D, 1 कम कर रहे हैं ना। देखो जो भी पद ज्ञात कर रहे हैं उनमें से हम 1 कम कर रहे हैं और D गुणा में 1 कम D, 1 कम D, अर्थात हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते, देखिए 10वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो A+9D हो जाएगा कि नहीं, 10 में से गया 9, 9 A+ से 9D। यानी हमें जो भी पद ज्ञात करना हो, जितने भी नंबर पद ज्ञात करना हो, ये सूत्र लिख सकते हैं आप, लेकिन ये भी लिख सकते हैं 1 कम D। अब जैसे कि 15वां ज्ञात करना है तो A15 बराबर कितना हो जाएगा, A+1 कम D कर दो, 15 करना है, 15वां ज्ञात करना है तो 14D कर दो, A+14D हो जाएगा। ये आपका nवां पद ज्ञात करने के सूत्र। आप ये भी याद कर सकते हो, आप सीधे सीधे ऐसे भी याद कर लो कि कोई भी पद ज्ञात करना है, जितने भी नंबर पद ज्ञात करना है उससे 1 कम कर दीजिए, वो क्या जाएगा, हमें जो अज्ञात पद है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हरी बात समझो। देखो मैं केवल पहली प्रश्नावली की अभी बात कर रहा हूँ, 5.1 की ही बात कर रहा हूँ। 5.1 के बेसिक भूमिका जो होती है वो याद होना जरूरी है, वो समझना जरूरी है, बाकी तो सवालों पे डिपेंड है, वो चीज सब आ जाएगी। जैसे कि एक सूत्र ये है और एक ही 2 सूत्र आपके योग वाले हो जाएंगे। देखिए अब एक चीज और मैं नोट करवा रहा हूँ आपसे, यहाँ ध्यान करना, मैं यहाँ पर रफ टाइप में बता रहा हूँ लेकिन थोड़ा कोशिश करो। जैसे कि D हमें ज्ञात करना है, D क्या है, सार्वअंतर है, क्या है ये, सार्वअंतर है। ये हमें ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं अपन, जैसे कि यहाँ सार्वअंतर कर रहे हैं तो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, तो ये 2 नंबर पद है और ये 1 नंबर पद है। यानी हमने क्या किया, A2 में से A1 घटा दिया, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2।
ऐसे ही मान लो कि इसमें से ये घटा दिए तो ये कितना बच गया, 8 में से 6 गए 2 बच गए, 6 में से 4 गए कितने बचे, 2 बचे, है ना। सब में 2 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद हम घटा तो ही रहे हैं। ये देखो आगे वाला ये कितने नंबर है, 4 नंबर है, तो उसमें से हमने कितना नंबर घटा दिया, 3 नंबर घटा दिया कि नहीं घटा दिया। तो सार्वय अंतर का हम सूत्र बना सकते हैं, यानी जैसे कि ये जो भी नंबर पद है ये nवां पद है, तो हम इनमें से एक कम वाला, यानी एक ये जो मान लो कि 10वां पद है तो यहाँ 9वां पद हम घटा देंगे उनमें से। तो 9वां पद बनाए कैसे, ये 10 है तो इसमें से हम एक कम कर देंगे ना, ये 10 है मान लो, तो 10 का एक कम अर्थात 9 करेंगे। 9 कैसे करेंगे, 10 में से कम करके, तो n में से हम एक घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका पीछे वाला पद। तो यानी d ज्ञात करने का सूत्र बन गया ना, फिर क्या, d बराबर an-1 हो गया। ये d का सूत्र होगा, सार्वय अंतर का सूत्र हो गया। लेकिन आप एक दूसरे तरीके से भी सूत्र d का मान ज्ञात कर सकते हो, जो हमें इस प्रश्नावली में चाहिएगा भी। जैसे कि किसी बच्चे को ये याद है तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। वो कैसे, देखो अगर ये याद है, ये मान लो कि भी कोई भी पद है आपके पास, ये b पद है, b का मतलब दूसरा पद तीसरा पद कोई भी पद है, तो इस an की जगह आप यानी b ज्ञात कर लोगे, a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ऐसा हो जाएगा। an का मतलब है जो भी पद हम ज्ञात करें वो पद है, ठीक है। अब देखो a प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा कि नहीं, तो b माइनस a हो जाएगा, तो यहाँ बच गया क्या, n माइनस 1 गुणा d। ये हमें एक सूत्र में चाहिएगा। ये देखो b का b माइनस a का a, और ये n माइनस 1 d के गुणा में है, जो LHS में जाएंगे तो भाग में लग जाएंगे कि नहीं, तो ये बच गया क्या, d। तो d बराबर क्या सूत्र बन गया, b माइनस a बट्टा n माइनस 1, अर्थात यहाँ इसका क्या अर्थ हो गया कि हम अंतिम पद में से प्रथम पद घटा देंगे, यानी अंतिम और प्रथम पद का अंतर बट्टा क्या, पदों की जितनी भी संख्या उनमें से एक कम का भाग देंगे, तो किसका मान आ जाएगा, d का मान आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कोई भी अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी का है या नहीं है, उसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, सारे d निकालेंगे। सारे d मतलब d1 भी निकालेंगे, d2 भी निकालेंगे, d3 भी और d4 भी। इस तरह से ये सारे भी जितने भी d हैं वो सारे d अगर बराबर आ गए, इस तरह से अगर ये सारे d बराबर आ गए, तो वो अनुक्रम क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। ये भी हमें जांच करना है, इस प्रश्नावली में हम करेंगे क्या, अगर d1 के बराबर d2 के बराबर d3 इस तरह से सारे d सार्वय अंतर बराबर आ रहे हैं, तो वो उस अनुक्रम को हम क्या कह सकते हैं, उस अनुक्रम को हम क्या कह सकते हैं, ये समांतर श्रेणी का अनुक्रम कह सकते हैं, समांतर श्रेणी उसे हम कह सकते हैं। आ रही बात समझ में। देखिए ये तो d निकालने के सूत्र हो गया, ये भी d निकालने का सूत्र हो गया। जब हम d निकालने का सूत्र ही जान गए हैं तो इसका मतलब हम जो चाहे वो d निकाल सकते हैं। सारे d हम निकालेंगे और अगर सभी d के मान बराबर आ गए तो कह देंगे कि वो अनुक्रम क्या है, समांतर श्रेणी का अनुक्रम है। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, सुन लो क्या सुना हमने, वो आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मात्र आपके एक छोटा सा एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अनुक्रम इस तरह की कोई संख्या लिखिए, ये जो पदों की जो पद हैं जिस भी रूप में लिखे वो सारे के अनुक्रम हैं। अनुक्रम के बाद अगर उस अनुक्रम को इस टाइप में लिख दिया जाए, योग रूप में लिख दिया जाए, तो वो अनुक्रम क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है, ठीक है। और जिस अनुक्रम के पदों का अंतर समान हो, जिस अनुक्रम के पदों का अंतर समान हो, तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है, ठीक है। समांतर श्रेणी ये हो गई। समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने का, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, अर्थात nवां पद ज्ञात करने का मतलब होगा अज्ञात पद ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ ये भी बता दिया आपको, और शॉर्ट में मैंने ये भी कह दिया कि एक कम d, ये देखो 2 उदाहरण बता के मैंने बताए हुए हैं। तो ऐसा भी याद कर सकते कि जितने भी नंबर पद ज्ञात करना में, जैसे 10 नंबर पद ज्ञात करना है तो पहले पद में एक कम d जोड़ दिए, 9 d जोड़ दीजिए,
आपके उत्तर आ जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ इस सूत्र के माध्यम से डी का मान निकाला हुआ, ये देखो डी का मान निकाल लिया। तो डी का सूत्र ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से इनको निकाल सकते हो कि डी का ये सूत्र भी होता है, डी ऐसे भी होता है। ये मैंने कैसे बताया, ये देखो यहाँ देखो आप इस श्रेणी के तो सार्वंतर ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं। ये 2 नंबर में से हमने 1 नंबर घटा दिया, 3 में से हमने 2 नंबर पद घटा दिया, 4 नंबर पद में से हमने 3 नंबर पद घटा दिया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ करते हैं क्या कि देखो ये क्या है, जितना भी n का मान मान लो आप 10 मान लिए तो यहाँ कितना हो गया, -10 - 1 अर्थात 9वां पद हो गया कि नहीं, 10वें पद में से 9वां पद हो गया। यहाँ कितने 20, तो 20 ये तो 20 हो, n का मान अगर 20 माने तो ये 20 हो जाएगा, यानी 20वां पद हो गया। ये कितना हो गया, 19वां पद हो गया। एक कम पद पीछे वाला पद हम घटा देते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से डी के सारे मान समान आ गए तो वो अनुक्रम क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी का अनुक्रम कहलाता है। योग यानी एपी का योग। अब यहाँ योग ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं। वो योग को हम किस संकेत से लिखते हैं, एस एन से। सब में से योग ही होता है, सब में से क्या होता है, योग होता है। और योग यहाँ n लिखा है तो इसका मतलब है कितने पदों का योग है, ये n पदों का योग है। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसके 2 सूत्र, एक तो ये है n कोष्टक 2a प्लस n - 1 गुणा d बट्टे में कितना 2, ये है योग ज्ञात करने का सूत्र। एक और है, वो योग ज्ञात करने का सूत्र ये है n गुणा a प्लस an बट्टे में 2। ये 2 सूत्र हैं। अब ये 2 सूत्र कब कब कैसे कैसे यूज करने हैं ये हमें पता होना चाहिए। जब आपको यहाँ देखो, यहाँ 2 चीज कॉमन है, एक तो n इसमें भी चाहिए, n इसमें भी चाहिए, a इसमें भी चाहिएगा, a इसमें भी चाहिएगा, ये तो चाहिए, ये तो कॉमन है। लेकिन यहाँ एक अंतर ये है कि जिस समांतर श्रेणी का आपको nवां पद दे रखा है, और ये दोनों चीज तो जरूरी है, ये दोनों चीज तो होना जरूरी है, a n तो होना जरूरी है। लेकिन अगर सार्वअंतर नहीं है तो आप ये वाला सूत्र लगा दो, an वाला तो होगा। अगर आपके पास सार्वअंतर है तो ये ऊपर वाला सूत्र लगा सकते हो। अब ये दोनों कोई अलग अलग सूत्र नहीं है, जैसे इस सूत्र से ये सूत्र बना है। कैसे, देखो एस एन का n यही रहने थे। अब इस 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं भाई। n - 1 गुणा d, आगे सेम टू सेम ही है, बट्टे में 2 है ही, एस एन को एस एन यही रहने दें, ये n और ये a यही रहने दें। बताओ ये किसका सूत्र था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये nवां पद ज्ञात करने का ही तो सूत्र था। मैं यहाँ a लिख सकता हूँ और ये बट्टे में कितना हो गया 2। देखो आप, इससे मिल गया कि नहीं मिल गया। तो हमें एक सूत्र याद करना है, दूसरा तो अपने आप ही समझ जाओगे, ये योग ज्ञात करने के सूत्र है। अब रही बात कि और कुछ क्या है, तो भाई सीधी सी बात तो ये है कि और कुछ, पहली बात तो कुछ रहा ही नहीं है 10वीं के स्तर पर। मैं केवल 11वीं की बात नहीं कर रहा हूँ, 11वीं में बहुत अलग चीज है ये, 10वीं के स्तर पर ज्यादा कुछ नहीं रहा है। अब ये केवल जो आपको मैंने सूत्र बताए, ये सारे सूत्र आप कल के लिए तैयार करके रखें, तब हमें जो प्रश्नावली है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ज्यादा सूत्र भी नहीं है, और एक बार इनको अपने हाथों से करके देखें कि इस टाइप का कुछ होता है। 2 बार वीडियो देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज मैं केवल आपको इतना ही बता रहा हूँ, आज मेरे पास इतना ही टाइम है। दूसरी बात, गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखे हम चला नहीं सकते, क्योंकि पंखे चलाए तो उसकी आवाज आपको परेशान करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।